मुरादाबाद का पिछला 50 साल का जो इतिहास है, आखिरी रात का चुनाव होता है। क्योंकि जो मुरादाबाद का एक इतिहास रहा कि एक दिन पहले रात को एक चिन्ह बना दिए जाते हैं सड़कों पे। हालांकि प्रशासन बहुत रोक टोक करता है, उसको लेके रोकता भी है, लेकिन रुक नहीं पाता। वो एक इंडिकेशन होता है। उसके बाद फिर नेता की नहीं चलती, जनता की चलती है, और जनता एक तरफा फिर वो पोलिंग इधर भी और उधर भी, बिल्कुल लकीर खींच के चुनाव होता है मुरादाबाद का जो होता है। अपनी भाजपा अपनी जीत जो है सुनिश्चित ना करके चले, क्योंकि भाजपा के अंदर बहुत अंतर्कलह हो गई है। 2-2, 3-3 गुटों में भाजपा बट गई है। जो पार्षद हैं 22-20 से अधिक पार्षद जो भाजपा के विरोध में क्या कहते हैं अपने वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव नज़दीक है। मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है। इसी को लेके हम आए हैं मुरादाबाद में। हमारे संग कुछ स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किसका इस बार मुकाबला है और कौन कितने पानी में है। हमारे साथ मौजूद कुछ पर। क्या नाम है सर आपका? आशीष फारसी। सर, क्या लगता है किन प्रत्याशियों का मुकाबला है और क्यों है? देखिए, क्योंकि हर सियासी पार्टी ने सिर्फ बीजेपी को छोड़ के मुसलमान को टिकट दिया है, और मुसलमानों के वोटों का अभी तक बज़ाहिर तो एक तरफा कहीं नज़र आ नहीं रहा। तो जीत तो क्योंकि बीजेपी ने विनोद जी को तिबारा टिकट देकर हैट्रिक कायम करने की सोची, और ऐसा लगता भी है कि शायद उनकी हैट्रिक पूरी भी हो जाएगी। लेकिन अगर आखिरी वक्तों में मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण किसी एक कैंडिडेट को हो गया, चाहे वो सापा की तरफ चला जाए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ चला जाए, तो कांटे की टक्कर भी हो सकती है। लेकिन इलेक्शन जो रहेगा वो या तो सापा वर्सेस बीजेपी या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा। अच्छा, इन दोनों में अगर देखा जाए तो आप ग्राउंड पे रहते हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको दोनों? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी बीएसपी का कैंडिडेट यामीन भी स्ट्रांग है, और एआईएम का कैंडिडेट क्योंकि वो भी अपनी ताकत का पूरा मुजाहरा कर रहा है। और अगर ये चारों बराबर लड़ गए तो ऐसा ना हो कि चारों को बराबर वोट आए और बीजेपी का कैंडिडेट पिछली बार की तरह फिर क्लियर जो है जीत के जाए। तो मुझे अभी तक जो हालात लग रहे हैं वो तो बीजेपी के पक्ष में लग रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? श्याम खन्ना। जी, क्या लगता है किसका मुकाबला है, किन किन प्रत्याशियों का मुरादाबाद का पिछला 50 साल का जो इतिहास है, आखिरी रात का चुनाव होता है। और इस बार भी जो, और वैसे तो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इस बार भी जैसा कि एक जनप्रतिनिधि ने कहा है कि वोटिंग से पहले की जो रात होगी वो कत्ल की रात होगी, तो पता नहीं क्या गुल खिला दे किस टाइम कौन राजनीतिक पार्टी। तो इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कौन जो है दूसरे और तीसरे और पहले नंबर पे आएगा। लेकिन जिसका भी मुकाबला होगा होगा बीजेपी से ही। सापा को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए इस दृष्टि से कि कांग्रेस के मुकाबले सापा के कार्यकर्ताओं की संख्या कई गुना ज़्यादा है। अगर कार्यकर्ता भी अगर अपनी पार्टी को वोट देने पे आ गए या उनके परिवारों ने भी दिया तो वो भी काफ़ी मायने रखेगा। लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं। समीकरण किस तरीके का है? समीकरण तो बीजेपी के पक्ष में है, टोटल पक्ष में है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक बहुत मोटा हिसाब है, अगर समाजवादी पार्टी का जैसा प्रत्याशी यहाँ दिया गया है, इसके बारे में कहीं कोई जानता भी नहीं, उसका भी जान पहचान बनाने में ही कम से कम 2 चुनाव निकल जाएंगे नगर निगम के। और गली मोहल्ले और डंडे नाली इसका तो कोई ज्ञान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वह पब्लिक से कभी टच में नहीं रहे। किन परिस्थितियों में टिकट दिया ये तो सापा हाईकमान जाने। लेकिन जनता का चुनाव है तो जनता के बीच के आदमी को ही जनता पसंद करती है। और समीकरण जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी से ही मुकाबला होगा जिसका भी होगा। और हो सकता है कि इस बार विनोद अग्रवाल जी अपने पुराने जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो पुराने रिकॉर्डों को भी ध्वस्त कर दे, जिस तरीके का वातावरण चल रहा है। वोट कटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको इस चुनाव में? वोट तो नहीं कटेगा, 10-5% तो कटता ही है। और जो है, क्योंकि जो मुरादाबाद का एक इतिहास रहा कि एक दिन पहले रात को एक चिन्ह बना दिए जाते हैं सड़कों पे। हालांकि प्रशासन बहुत रोक टोक करता है, उसको लेके रोकता भी है, लेकिन रुक नहीं पाता। वो एक इंडिकेशन होता है। उसके बाद फिर नेता की नहीं चलती, जनता की चलती है, और जनता एक तरफा फिर वो पोलिंग इधर भी और उधर भी, बिल्कुल लकीर खींच के चुनाव होता है मुरादाबाद का जो होता है। तो वोट कटने की मुझे तो ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन रात ही रात में कोई नया गुल खिल जाए। भाई सापा के एक विधायक का कहना है कि एक दिन पहले हम, अब देखो क्या करते हैं, क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अच्छा, अगर देखा जाए तो कौन सी पार्टी किन वोटरों को लेकर अपनी जीत मान रही है? भाई ध्रुवीकरण है बिल्कुल एकदम।
मुरादाबाद का तो इतिहास, मैं तो सन 71 से चुनाव लड़ा रहा हूँ मुरादाबाद में। मैंने सबसे पहला चुनाव वीरेंद्र कुमार अग्रवाल थे, उनका सन 71 में लड़े थे यहाँ से, जब भी देखा था बहुत करीब से। मुरादाबाद का तो इतिहास ही बिल्कुल सबसे अलग है, पूरी यूपी में सबसे अलग चुनाव होता है यहाँ। आप रात के टाइम जो काम पड़ता है चुनाव का वोटों का, तो वो अगले दिन सुबह ही दिख जाता है। आधे पौन घंटे तक ही वोट की कटिंग होती है, उसके बाद एक तरफा चुनाव हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। क्या लगता है किसका मुकाबला है, किन किन प्रत्याशियों के बीच है मुकाबला? देखिए, मुकाबले की बात की जाए तो इस बार मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि मुरादाबाद में जितने भी प्रत्याशी हैं सब पूरी ज़ोरों शोर से ताकत के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, मुरादाबाद में भाजपा को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर अपना दाव आजमाया है। लेकिन जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में भी मेयर रह चुके हैं और अभी भी मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव मैदान में हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और जिसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना काल चला, कोरोना काल में जो बीजेपी के जो द्वारा कार्य किए गए उससे जनता काफ़ी प्रभावित दिखाई देती है, मतदाता भी काफ़ी प्रभावित दिखाई देते हैं। क्योंकि मतदाताओं का कहना था कि जितनी बड़ी वैश्विक महामारी थी उससे निकालना इतना आसान नहीं था, और जो मुरादाबाद का थोड़ा बहुत अगर विकास रहा भी होगा तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही भी रहा होगा। क्या लगता है कि किन वोटरों को लेकर अपनी जीत मान रही है पार्टी? देखिए, जैसा कि मुरादाबाद में बाकी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, सिर्फ बीजेपी के ही एक हिंदू प्रत्याशी है, इसलिए मुकाबला तो सीधे सीधे तौर पर बीजेपी के विनोद अग्रवाल जी और जो दूसरे हैं बाकी सपा बसपा कांग्रेस, इन तीनों के बीच में रहेगा। लेकिन जीत कहीं ना कहीं देखी जाए तो लगता है कि इस बार भी जीत जो है बीजेपी ही दर्ज कराएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। सर क्या लगता है किन किन का मुकाबला है मुरादाबाद मेयर सीट पर? देखिए, मुकाबला तो जिसका भी होगा उसका भाजपा से होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ये गृह जनपद की सीट है और भाजपा पूरी एड़ी चोटी तक का जोर लगा देगी अपने प्रत्याशियों को यहाँ जिताने के लिए। रहा सवाल दूसरी अन्य पार्टियों का, तो अन्य पार्टियों में जैसे हमें श्याम खन्ना जी ने कहा कि सपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वो ज़मीनी स्तर का कोई प्रत्याशी नहीं है। वो एक निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर हैं। कभी उन्हें धरना प्रदर्शन या सड़कों पे उतरते हुए समाजवादी की तरफ से नहीं देखा गया, तो वो बहुत कमज़ोर प्रत्याशी हैं। इसी तरीके से जो बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है वो भी कभी कभी उनका चेहरा देखा गया है। और एआईएम ने जो अपना प्रत्याशी उतारा अंसारी, मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा जो वोट है वो अंसारी बिरादरी का है। डिपेंड करता है कि मुस्लिमों का बिरादरी वोट किधर जाएगा, मुस्लिम एक तरफा किस तरफ को जाएंगे। जिस तरफ को मुस्लिम गए अगर, तो हो सकता है कि वो प्रत्याशी समाजवादी का या बसपा का या एआईएम का ये जीत जाए। लेकिन मुकाबला जो है वो भाजपा से ही रहेगा। भाजपा में भी एक तो भाजपा अपनी जीत जो है सुनिश्चित ना करके चले, क्योंकि भाजपा के अंदर बहुत अंतर्कलह हो गई है। 2-2, 3-3 गुटों में भाजपा बट गई है। जो पार्षद हैं 22-20 से अधिक पार्षद जो भाजपा के विरोध में क्या कहते हैं अपने वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक ये कहा जाता है कि जो पार्षद का वोट होता है वो छोटा वोट कहलाता है और जो मेयर का वोट होता है वो बड़ा वोट कहलाया जाता है। तो पहले जो पार्षद प्रत्याशी अपना प्रचार भी करते थे तो वो यही कहते थे कि भैया छोटा मुझे देना, बड़ा वोट जो है फलाना उसको दे देना या भाजपा को दे देना या समाजवादी को दे देना। लेकिन आज की तारीख में जो समाजवादी से जो भाजपा से प्रत्याशियों ने, पार्षद प्रत्याशियों ने विद्रोह करके अलग अपना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये सीधे सीधे मैदान में ये कह रहे हैं कि छोटा वोट तो मुझे देना, बड़ा वोट आप किसी को भी दे देना। तो यह है कि एक तरफा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये कहा जाए कि 60% भाजपा भारी है बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले। हमेशा चुनाव खास रहता है मुरादाबाद का। क्या लगता है स्मार्ट सिटी बनने के बाद पहला निगम चुनाव हो रहा है यहाँ पे, किस तरीके से आपको देखते हैं आप? देखो, स्मार्ट सिटी की कवायद अभी चल रही है, उसमें बहुत से काम शासन की तरफ से प्रशासन और स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए गए हैं। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर स्मार्ट सिटी का कोई काम जो दिखाई नहीं दे रहा। जो स्मार्ट सिटी का अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी का जो काम है वो एक ही लाइन में और एक ही रोड पे या एक ही मोहल्ले की तरफ दिखाई दे रहा है। जो सिविल लाइन हो गया, रामगंगा बिहार हो गया, इस तरफ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर पुराने शहरों की तरफ चले जाएं तो वहाँ स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे उधर के लोग ये कहेंगे कि हम स्मार्ट सिटी में आ गए हैं और स्मार्ट सिटी में आने के बाद हम इन लोगों को वोट दें।
सर क्या नाम है आपका? अंकित चौहान। क्या लगता है किस किस का मुकाबला है मुरादाबाद निगम सीट पर? देखिए, मुरादाबाद में पूरे अगर आंकड़े को समझो तो इस बार 12 प्रत्याशी पूरे चुनाव मैदान में हैं मेयर के, और क्योंकि 70 वार्ड हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। लगभग मान के चलो कि 6 पार्टियों ने अपने MIM हो गई, भाजपा हो गई, कांग्रेस, BSP, BJP और ये सारे लोगों को लगा के 6 दलों के जो नेता हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो चुनाव मैदान में। अब इसके आंकड़े की अगर बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले फ्रंट पे जो आते हैं वो आते हैं BJP का जो मेयर प्रत्याशी है वो, क्योंकि फाइट सिर्फ इस बार की जो है वो सिर्फ BJP के कैंडिडेट से ही रहने वाली है। सवाल ये खड़ा होता है कि टक्कर कौन देने वाला है। यहाँ पर समाजवादी भी है और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी है। सवाल ये था क्योंकि पिछली बार लगभग जो कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को लड़ाया था इस बार भी कांग्रेस ने उसी कैंडिडेट पर दाव खेला है। लगभग 77,000 वोट लेके आए थे और वो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट कांग्रेस का रहा था। इस बार उस वोट में कितना इजाफा होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ध्रुवीकरण करने में भाजपा कितना कामयाब होती है। सवाल यहाँ पर टिका हुआ है कि अगर भाजपा जो मुस्लिम वोटर है उसका ध्रुवीकरण करने में अगर कामयाब हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं BJP के कैंडिडेट को टक्कर देने में कामयाब रह सकती है, क्योंकि समाजवादी का कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट आ गया है। हालांकि समाजवादी के लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट है हमारा, और क्योंकि उस पर किसी तरीके का आरोप नहीं है, वो ये इस तरीके की बातें करके क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उसे कितना देखा गया, क्षेत्र में कितना गया। अभी तक जिन क्षेत्रों में निकल रहे थे समाजवादी के जो लोग थे, क्योंकि कैंडिडेट को अभी तक किसी ने देखा है। 2 दिन पहले उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, तो इससे आपको सीधे तौर पर अंदाज़ा हो सकता है कि समाजवादी का जो कैंडिडेट है वो कितने फाइट में हो सकता है या फिर कितनी तेज़ी के साथ में उसने चुनाव लड़ा है। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे श्याम खन्ना जी, उन्होंने सीधे एक बात बताई, क्योंकि चुनाव मुरादाबाद में एक रात पहले का चुनाव में जो पूरा बदलाव आता है, एक रात पहले चुनाव बदलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस की तरफ अगर एक रात पहले ही जो कैंडिडेट अपने पक्ष में उन वोटरों को साधने में अगर कामयाब हो गया, तो ये भी कहा जा सकता है कि BJP वर्सेस कांग्रेस भी हो सकता है और BJP वर्सेस सपा भी हो सकता है। बसपा के साथ में एक ध्रुवीकरण ये हो सकता है, बसपा के साथ SC वोट है प्लस मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद में भी वो अभी मुस्लिम क्षेत्रों में आज तक भी ना तो अपनी पकड़ बना पाए हैं और ना ही उन क्षेत्रों में जाके उन्होंने अभी तक चुनाव प्रचार किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बसपा को कितना वोट मिल सकता है। तो जो आपस की अगर कंक्लूज़न निकाला जाए इस मेयर के इलेक्शन का, तो सिर्फ 3 कैंडिडेट है, समाजवादी, बसपा, समाजवादी, कांग्रेस और भाजपा। इन 3 के बीच में ही ये जो पूरे चुनाव की जो रणनीति है वो तैयार होने वाली है। फाइट में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अगर फाइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है। सभी की लड़ाई, दोनों दलों की लड़ाई भाजपा से होगी। रीज़न उसका सिर्फ यही है क्योंकि 2 बार लगातार रह चुके हैं, और जिस प्रत्याशी को भाजपा ने इस बार कैंडिडेट बनाया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 6 चुनाव वो लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसा कैंडिडेट मुरादाबाद को दिया गया है, तो उस कैंडिडेट को परास्त करने में कहीं ना कहीं अन्य दलों के भी छक्के छूट जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो अदर पार्टियां हैं, अगर उन्होंने चुनाव सही से लड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक जो चल रहा था कि बोले साहब कांग्रेस बहुत अच्छे से लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की अभी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है वोटर, और समाजवादी के मुकाबले समाजवादी का जो वोटर है वो आज भी साइलेंट वोटर है, लेकिन वो अगर समाजवादी का है तो समाजवादी का ही रहेगा, भले ही वो आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन वो इधर से उधर बदलने वाला नहीं है, ये उसको ही मालूम है। अब सीधे तौर पर क्योंकि एक रात पहले का जो चुनाव होगा वो देखना होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि 3 लोगों के बीच में फाइट रहने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिक सिंह है जी। क्या लगता है आपको, जैसे कि बताया दूसरे पत्रकारों ने भी, क्या लगता है आपको कि BJP का काम आसान हो गया समाजवादी पार्टी का एक नया पर्सन कैंडिडेट उतार के? देखिए, आसान तो नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि जैसे प्रत्याशी जो समाजवादी के उतरे रईसुद्दीन सिद्दीकी, तो उन्हें नहीं देखा गया, जैसा कि सबने इससे पहले बताया भी, तो उन्हें अभी तक क्षेत्र में नहीं देखा गया, ना ही क्या कहते हैं जनसंपर्क करते हुए कभी देखा गया, ना किसी भी चुनावी रैलियों में या कहीं पर भी देखा गया है अभी तक। तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जो समाजवादी का जो वोट है, हालांकि समाजवादी का रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कांग्रेस प्रत्याशी जो है हाजी रिजवान, तो उनकी तरफ कन्वर्ट होता हुआ भी कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। सेकंड आए थे पिछली बार। हाँ, पिछली बार वो सेकंड भी रहे हैं, और क्या कहते हैं उनकी तरफ भी क्या कहते हैं जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो सक्रिय रहे हैं राजनीति में, पिछले 2 चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो उन्हें काफ़ी मतलब देखा जाए तो
ग्राउंड पे जानते हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं वोटरों को साधना है, किस तरीके से जनसंपर्क करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं जो चुनाव की रणनीति तैयार करती हैं और वोटरों को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे भाजपा, कांग्रेस या अन्य दलों की, बसपा की, तो देखिए बसपा तो मुझे लगता है कि कहीं दूर दूर तक कहीं तक नहीं दिखती है। उसकी वजह यही है कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो भी कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी दिख गए, नहीं दिखे। तो इसी तरीके का है। मेन फाइट जो रहेगी वो मुझे जहाँ तक लगता है वो यही लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहेगी, ठीक है, क्योंकि भाजपा पिछले 6 सालों से 6 टर्म के जो चुनाव, जैसा कि अंकित जी ने अभी कहा कि 6 टर्म के चुनाव जीत चुके हैं, तो जो प्रत्याशी पे अपना दाव लगाया है वो प्रत्याशी बहुत ही निपुण और बहुत ही क्या कहते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ है, चीज़ों को जानता है बहुत अच्छे से। उसको पता है कि किस तरीके के समीकरण हैं, किस तरीके के समीकरण कैसे समीकरणों को बदला जाता है और किस तरीके के वोटरों को किस तरीके से अपनी ओर कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, क्या आपको लगता है मुस्लिम वोट इस बार भाजपा को मिलने जा रहा है पासमानदा सम्मेलन की वजह से? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जैसे पासवान सम्मेलन हुआ है उसके बाद से बहुत फ़र्क पड़ा है मुस्लिम समाज में। मैं भी अभी कहीं बैठा था तो वहाँ चर्चा ही चल रही थी, तो मुस्लिम भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। भाजपा मुस्लिमों को साध रही है और आप देखिए कि इस बार जो मुरादाबाद में भी मुस्लिम कैंडिडेटों को जो है इस बार उतारा गया है, ठीक है। जैसे 14 कैंडिडेट उतारे गए हैं, तो मैं उन क्षेत्रों में गया हूँ, मैंने खुद ने देखा है ग्राउंड रिपोर्ट पे कि मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं, उनका कहना यही है कि भाजपा जो है, हमें भाजपा एक पार्टी है और भी अन्य पार्टियां, सभी के नेता हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम या हिंदू की राजनीति करती है भाजपा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी बीजेपी के साथ हैं। जिस तरीके का विकास किया है, जिस तरीके के वादे पूरे किए हैं, जिस तरीके के साथ में उनको योजनाओं का लाभ मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज भी खुश है और वो चाहता है कि जो अभी तक पार्षद पिछले कार्यकालों में पूर्ण नहीं कर पाए हैं, जैसे गलियाँ नहीं बनी हैं, क्या कहते हैं नालियाँ ऐसी संकरी नालियों में क्या कहते हैं गंदगियाँ जमा हैं, संकरी गलियों में गंदगियाँ जमा हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो और हम लोगों को भी साफ़ सफाई के बीच में रहने का मौका मिले और हम लोग भी क्या कहते हैं इस तरीके से रह सकें। जैसे आखिरी सवाल, क्या लगता है चुनाव जब हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन कौन सी पार्टी रहेगी मुरादाबाद? देखिए, जो मुझे लगता है कि अभी तक जिस हिसाब से समीकरण बैठ रहे हैं, जिस हिसाब से समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार मुस्लिमों को भी साधा है, तो मुस्लिम वोटर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर खिंचेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड देखा गया है कि मुस्लिमों को वो जगह नहीं देती है। इस बार जगह देके बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अपनी ओर साध रही है। तो मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो पहले पे ही रहेगा, ठीक है। दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे सपा रह सकती है। और कहा नहीं जा सकता, ये भी हो सकता है कि बसपा का कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए तो पिछला वर्ग एससी समाज और मुस्लिम दोनों ही वोट बैंक उसके साथ रहते, तो कहीं ना कहीं वो भी तीसरे पे, क्योंकि नया कैंडिडेट है, तो इसलिए जो है उन्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। तो ये थे कुछ हमारे संग स्थानीय पत्रकार मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।